जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इंडिया ने एक हिस्टोरिक ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तक दी और दस्तक देते ही और सिर्फ एक ट्रेड पैक्ट नहीं रहा, बल्कि ये कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक पावर प्ले बन गया। Under this deal, tariffs on over 90% of EU goods exports on India will be either slashed or eliminated. ओपनिंग आने वाले सालों में जो है वो यूरोपियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया के बाजार में नियरली जो है वो ड्यूटी फ्री एंट्री मिलने वाली है। पर ये जो है सिर्फ हेडलाइन नहीं रही है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इस डील के तीन तरफा सेटबैक्स नजर आ रहे हैं। वो है टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। एक ही एग्रीमेंट में तीन अलग अलग इकोनॉमिक और ट्रेड चैलेंजेस, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि इंडिया ने अपनी जो काउंट है उसमें पावर ट्रेड खेल जो है वो बहुत बड़ा खेल चल दिया है, और जहां पर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अब ट्रेड एडवांटेज जहां से मिलता था अब वहां से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो बड़ी चाल, बड़ी बाजी भारत ने मारी है, और जो मार है वो तीन तरफा नजर आ रही है। तो इसी अगर हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इस एग्रीमेंट के बाद से पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, जो एडवांटेज मिल रहा था पाकिस्तान को ईयू मार्केट में, वो रबल हो सकता है, क्योंकि इंडिया को जीरो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है, जहां पे पाकिस्तान जीएसपी प्लस के जो थ्रू लिमिटेड जो उसको मिलता था। और साथ ही साथ बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनली जो अपनी जीरो ड्यूटी जो एलसीडी वो एलडीसी बेनिफिट्स उनको मिलते थे उस पर अलाई करता था, और वो वहां से उसमें गिरावट आएगी, और जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं अब उनको सिर्फ उनके टफ है उस पर कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और टर्की की बात करते हैं तो अब टर्की जो है वो इंडिया के साथ साथ ईयू पैक्ट का पूरा बेनिफिट नहीं उसको मिल पा रहा है, जहां पर गुड्स ड्यूटी फ्री नहीं मिल पाएंगी, और हो सकता है कि जो टर्की ओरिजिन के जो प्रोडक्ट हैं उनको इस तरह की सारी चीजें देखने के लिए अभी हमें असर नजर आएगा। तो ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं, बल्कि हमें कहना चाहिए कि जो पूरी रीजनल राइवलरी है और सप्लाई चेन और जो एक जियो पॉलिटिकल कैलकुलस है, उसका एक मेजर रीसेट हमें इसके थ्रू यहाँ पर नजर आ रहा है। जो हमें स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि एक पावर मैप जो है वो यहाँ पर एक नया उसका चार्टर नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से हम आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, और इसमें और कहाँ कैसे टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश को चैलेंजेस और सेटबैक्स मिलने वाले हैं, इस पर आगे मेरे साथ बात करेंगे। बात करने के लिए उमेश जी बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, अभी तो खुशी हो ही रही थी और आते आते खुशी और तिगुनी हो गई, बल्कि कहना चाहिए चार गुनी। एक तो खुशी ये है कि इंडिया ईयू के बीच में ट्रेड डील हुई, प्लस तीन यहाँ पर हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उनको सेटबैक्स, मतलब आइस ऑन द केक यहाँ पर ये सारी चीजें नजर आ रही है। लेकिन बात करते हैं मुझे सबसे पहले कि क्या इंडिया ने जो ईयू के साथ ये पैक्ट किया है इसके जरिए जो ट्रेडिशनल साउथ एशियन कॉम्पिटिटर्स थे उनको इकोनॉमिकली पूरी तरह से मार्जिनलाइज कर दिया है, एक तीर से मतलब एकदम स्लैश तीन निशाने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के ऊपर जो ईयू ने अभी तक जो टेक्सटाइल जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते थे उनको 12% टैरिफ देना पड़ता था, और भारत इसी के कारण अनकम्पिटिटिव हो चुका है। और ये देखिए, ईयू का जो टेक्सटाइल मार्केट है इट इज वर्थ अराउंड 250 टू 260 बिलियन डॉलर्स। और आज की डेट में भारत का जो ईयू को एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इट इज अराउंड 6 to 7 बिलियन डॉलर्स। आज ईयू के अंदर सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो चाइना है 28% के साथ। सेकेंड बड़ा जो एक्सपोर्टर है बांग्लादेश है 22%। टर्की है वो 11% का है। भारत अराउंड 5%, आप समझ लीजिए उतना ही है, उससे ऊपर नहीं है। अब ये देखिए कि भारत के ऊपर टैरिफ लगे थे, और टैरिफ के कारण भारत के जो प्रोडक्ट्स थे अनकम्पिटिटिव हो चुके थे। इसके कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं टू ईयू, वे दे वर चीपर एंड दे वर आल्सो बीटिंग इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट। अब ये ट्रेड डील के बाद ये जो जितने भी टैरिफ है ये 0% हो जाएगा, तो और हमारे पास सिमिलर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें भी मिलेगा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, श्रीलंका को मिल रहा था। क्योंकि इन कंट्रीज को लीस्ट डेवलप कंट्रीज के होने के कारण इनके ऊपर 0% टैरिफ हो रही थी। अब भारत को भी वही टैरिफ लगना चालू हो गया। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टर्की की।
टर्की जो है, एक तरह से मेरा मानना है कि टर्की इज एन आइडियोलॉजिकल एनिमी ऑफ इंडिया। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमारा दुश्मन मानते हैं, पर इनको दोनों को भड़काने वाला कौन है? ये टर्की है। 1919 में आपको याद होगा खिलाफत मूवमेंट भारत के अंदर चालू हुआ था, जिसमें भारत ने बोला था कि ऑटोमन एम्पायर को खत्म करो, और उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे एक मुहिम चलाई थी। तो ये जो कांग्रेस का टर्की प्रेम है वो हमें नजर आता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और हमारी सिविलाइजेशनल रूट्स की बात कर रही है, टर्की इज फीलिंग थ्रेटेन्ड, और इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भरपूर उन्होंने सहायता की। इनफैक्ट टर्की ने अपना एक शिप कराची बंदरगाह पे रख दिया था, ताकि भारत जो है नेवल अटैक ना कर सके, क्योंकि अगर भारत का अगर एक भी एक्सप्लोजिव टर्किश शिप को लग जाता है तो नेटो का आर्टिकल 5 जो है इन्वोक हो जाता है। इसके लिए उस भारत ने अवॉइड किया था। अब सबसे बड़ी बात है कि ईयू के अंदर एक पैक्ट है विद टर्की, ईयू टर्की कस्टम्स पैक्ट। अगर ईयू किसी थर्ड कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करता है तो टर्की शुड आल्सो अलाउ द सेम टैरिफ ऑन दैट कंट्री। अभी भारत और ईयू के बीच में जो टैरिफ जो कम हुआ है, 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय वैल्यू वो जीरो टैरिफ में आ जाएंगे। इसके कारण भारत जो है वो टर्किश मार्केट को फ्लड कर सकता है। हमें जरूरी नहीं है कि हमने जो बेनिफिट ईयू को दिए हैं, वी आर नॉट बाउंडेड कि हम वो बेनिफिट टर्की को दें। सबसे बड़ी बात यह है कि टर्की जो है इसी कारण एक तरह से डर रहा है कि भारत के चीप जो एक्सपोर्ट्स है वो ईयू तो छोड़िए टर्की मार्केट को भी फ्लड कर सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल मार्केट। तो इससे टर्की डरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि टर्की जो है ईयू को स्टील एक्सपोर्ट करता है, और भारत के ऊपर अभी 22% टैरिफ लगी थी, अभी 0% लगना चालू हो जाएगा। तो आप सोचिए, अभी तो हम बेच ही रहे हैं, उसके अलावा अगर 0% हो जाता है तो भारत की स्टील इंडस्ट्री को फायदा होगा, वैसे ही हमारे केमिकल इंडस्ट्री को फायदा होगा। बाकी जो भी मशीनरी है जिनके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगे हुए हैं, सब 0% होने से यूरोप के मार्केट में भारत विल स्टैंड टू गेन एंड टर्की विल स्टैंड टू लूज। इससे टर्की डरा हुआ है, और इसीलिए उन्होंने इस एग्रीमेंट को लिए उन्होंने कंसर्न रेस किया है। एक चीज बता देता हूँ, पाकिस्तान पे आता हूँ। पाकिस्तान मैं जो है, पाकिस्तान पर एक आपसे सवाल ही पूछने वाली थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जो पाकिस्तान है उसका जो टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट है, अब अपना जो ग्लोबल शेयर है वो लूज करने वाला है इस पैक्ट के बाद? डेफिनेटली लूज करेगा जंबर जी, पक्का लूज करने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट कितना है आप मैं बता देता हूँ, 32 से 35 बिलियन डॉलर का कुछ एक्सपोर्ट है। उसके अंदर भी वो ईयू को 6 से 7 बिलियन डॉलर का वो एक्सपोर्ट करता है। और वो इक्वल एक चीज है, अगर भारत के एक्सपोर्ट्स उसी रेट पे आ जाते हैं तो पाकिस्तान का तो बंटाधार हो जाएगा। इंडिया कैन फिनिश ऑफ पाकिस्तान इन ईयू। इसके कारण ईयू के अंदर जो यूरोपियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम है, इन्होंने कंसर्न रेस किए। इमेजिन करिए, ये वही पाकिस्तान है जो ईयू के अंदर एंटी इंडिया एक्टिविटीज चलाता है, खालिस्तानी जो मूवमेंट्स है उन सबको फंडिंग भी ये पाकिस्तान करता है। कहीं ना कहीं इससे हमें फायदा होने वाला है, भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को फायदा होने वाला है। और पाकिस्तान सोचिए, वो 1 बिलियन डॉलर के लिए भी पाकिस्तान जो है भीख मांगता है अमेरिका से। अब आप ये देखेंगे कि भारत जो है ये टेक्सटाइल मार्केट कैप्चर करेगा। उसके बाद आता हूं मैं बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने एक बार बोला था कि भारत की तो टेक्सटाइल फर्म्स है वो बांग्लादेश शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ 25 से 50% लगा दिए हैं। और उसी नजर उन्होंने भारत का मजाक भी उड़ाया और बोला कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत बढ़ने वाला है। अब उल्टा हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने बोल दिया है 1 फरवरी से हम इनडेफिनेट लॉकडाउन पे जा रहे हैं। क्योंकि हाँ, अच्छा उमेश जी, मैं इसको लेके यही पूछ रही थी कि जो बांग्लादेश है अपनी एलडीसी स्टेटस के बाद भी जो मार्केट एक्सेस है
वो लूज कर रहा है। क्या इसका नतीजा यही है कि जो लोकल जॉब्स की आपने बात उठाई और इकोनॉमी पे जो एक कैटास्ट्रोफिक जो वो नजर आएगा, जो आप देखिए बांग्लादेश का जो अभी आपको मैं बता देता हूँ, टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट शुड बी अराउंड 40 to 48 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, हम्म, ग्लोबली। हम्म, और भारत का कुछ 35 बिलियन डॉलर है टोटल में। और हम्म, ये चीज इसके लिए होता था कि बांग्लादेश को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि वो लीस्ट डेवलप कंट्री है, 0% टैरिफ इसको वेस्ट में मिलता था। अब ईयू के अंदर उनका जो एक्सपोर्ट है वो एक तरह से खतरे में आ चुका है, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक जो टेक्सटाइल मिल्स है वो बांग्लादेश से एक तरह से अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है। वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे कोई आर्बिट्रेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है। इनफैक्ट जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो बिजनेस ग्रुप है, उन्होंने अपनी नाइट शिफ्ट बंद कर दी है। डॉन के बाद, मतलब आप इवनिंग्स के बाद वो वर्कर्स को ले जाने के लिए भी, वहां पर फेरी करने के लिए भी वो एक तरह से डर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो चुका है, बैंक के लोन वो चुकता नहीं कर सकते, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। और एक चीज है, भारत की जो कपास है वो उनको सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक जो उत्पादन है वो compete नहीं कर पा रहे हैं। इससे उन्होंने अपना प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है। ऊपर से देखिए भारत ने तो अभी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए टेक्सटाइल पार्क्स चालू किया है, स्पेशल पीएलआई स्कीम्स देना चालू कर दिया है। यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। आप ये देखिए, अभी हम्म, हमारा जो ईयू के अंदर जो एक्सपोर्ट है $7 बिलियन है। पीयूष गोयल जी ने तो बोल ही दिया कि इट कैन राइज अप टू $30 बिलियन इन नो टाइम। तो ये हम्म, एक फिगर कैसे आने वाला है? ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है वो एक तरह से खत्म होके भारत शिफ्ट होगा। और कुछ हम्म, दिन पहले आप ये देख लीजिए कि ग्लोबल एमएनसी जितने भी थे जो बांग्लादेश से सोर्सिंग करते थे, उन्होंने भारत में आके सोर्सिंग करना चालू कर दिया है। और हम्म, नोएडा है, गुड़गांव है, तमिलनाडु में तिरुपुर है, सूरत है, वहां पर जो टेक्सटाइल हब है उन सब के ऊपर ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। देखिए हम्म, टेक्सटाइल जो है इंडिया में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट एक तरह से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। हम्म, एग्रीकल्चर में कम से कम आप समझ लीजिए 6.5-7 करोड़ लोग हैं, तो टेक्सटाइल में कम से कम 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब इस सेक्टर को इस पैक्ट से बहुत फायदा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? जॉब बढ़ेगा, आपकी जो इंडस्ट्री है वो एक तरह से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो ग्रो करेगी, देश के अंदर मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा। और एक चीज है, दिस इज कनेक्टेड, इसके अंदर दिस इज ये जो टेक्सटाइल हम्म, इंडस्ट्री है इट इज मोर लेबर इंटेंसिव। इसके कारण रोजगार मिलने वाला है देश के अंदर बहुत सारे लोगों को। तो भारत के अंदर जो सेमी स्किल्ड लेबर्स हैं उन सबको एक तरह से एक जीवन दान मिल चुका है। और मेरा ये मानना है इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डेथ वारंट लिख लीजिए, मैं आपको ओपनली जी। बोल देता लेकिन हूँ। उमेश जी, टर्की की बात करते हैं। तो टर्की जो अपने ईयू लिंकेजेस को लेकर मतलब ये काम कर रहा था कि स्ट्रेंथन करना है, और वो उस पे काफी लगा हुआ था। अब वो ऐसा लग रहा है कि ट्रेड में बिहाइंड द कर्व रहने वाला है। क्या कहते हैं आप इस पर? टर्की को, अब देखिए टर्की का बहुत दिनों से एक तरह से मन है कि उसको ईयू के मेंबरशिप चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको स्टॉल करके रखा है, क्योंकि टर्की जो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस फॉलो नहीं करता, पर कुछ पैक्ट उन्होंने कर दिए हैं फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड अदर थिंग्स। अब टर्की जो है वो ईयू को बहुत सारे सामान सप्लाई करता है, वो उनको स्टील सप्लाई करता है। फिर मेरे ख्याल से जो जितने भी प्रोडक्ट्स उनको वो सप्लाई करता है वो उनको 0% टैरिफ में मिलता है। अब सिमिलर प्रोडक्ट्स अभी भारत उधर compete करेगा, और वो ईयू के अंदर compete नहीं करेगा, वो टर्की के अंदर टर्किश कंपनीज के अगेंस्ट भी compete करने वाला है। और हमारे पास कोई एक तरह से ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम वो बेनिफिट्स टर्किश प्रोडक्ट्स को, हम भारत में जो टर्किश का जो प्रोडक्ट्स है जो इंपोर्ट होते हैं, हमको एक तरह से रेसिप्रोकल बाइंडिंग नहीं है। इससे टर्की परेशान हो चुका है, क्योंकि आप ये भी देखिए तीनों देश, टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश, एक तरह से इस्लामिक एक्सिस बना के रखे हैं भारत को घेर कर।
और ये ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने पाकिस्तान की सहायता की थी, और अभी बांग्लादेश में भी वो उनको ड्रोन्स दे रहा है, भारत के अगेंस्ट दे रहा है। और भारत के पास जो एयरबेस है उसमें भी टर्की ने बहुत हेल्प की है इनकी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है फॉर टर्की। जी। अच्छा, मैं भारत की बात करती हूँ उमेश जी। क्या आपको लगता है कि भारत ने अपना जो ग्लोबल सप्लाई चेन लेवरेज है, उसको परमानेंटली बढ़ा दिया है? और इससे क्या आपको लगता है कि जो जियोपॉलिटिक्स है, उसका बैलेंस शिफ्ट होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईयू की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, 27 नेशंस है, हुँ, 20 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। और ये एक तरह से हाई स्पेंडिंग इकोनॉमी है, जिसमें हाई डिस्पोजेबल इनकम्स भी है। अब इस मार्केट में अगर आप अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदरवेयर है, फिर बाद में मराइन एक्सपोर्ट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, इन सबको आप बढ़ा दो, हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है, अगर ये इसकी मांग उड़ती है, तो भारत की इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक और एक चीज है, ईयू के अंदर बहुत एक तरह से तवज्जो दी जाती है फॉर आर्ट्स, लिटरेचर, आर्ट्स एंड वो सब जो बोलते हैं ना आर्टिस्टिक चीजों के लिए, वो हुँ, यूनिकनेस की वो एक तरह से कदर करते हैं। तो हुँ, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईयू के अंदर एक जाके वहां पर नीश प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। हम हुँ, एक तरह से जैसे वो लोग ब्रांड बना के बेच रहे हैं, भारत भी एक तरह से ब्रांडिंग करके उसका जीआई टैग लेके कुछ प्रोडक्ट्स की उधर ईयू हुँ, के अंदर ये मार्केट कर सकता है और अपने लिए एक नीश ब्रांड भी बना सकता है। तो मेरा ये मानना है कि भारत की 4 ट्रिलियन और ईयू की 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एक तरह से परफेक्ट मैरिज है, क्योंकि ईयू की हाई डिस्पोजेबल इनकम है, भारत के पास प्रोडक्ट्स है, स्केल है, और एक तरह से भारत के प्रोडक्ट्स को ईयू के अंदर एंट्री मिलने से ये जो इस्लामिक एक्सेस है टर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, तीनों को नुकसान होने वाला है, और तीनों एक तरह से साथ में कराने वाले हैं। अंबर जी, आपके चैनल पे मैं ये भी बोल देता हूँ, मैंने आज एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स देखा है। अमेरिका का सीआईए एक्टिवेट हो चुका है, और उसने पूरे यूरोप के अंदर वहां पर रेजिम चेंज ऑपरेशंस कराने के चक्कर में है। उर्सुला वॉन डेर लेyen के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेट में बहुत बड़ा एक तरह से वहां के जितने भी सिटीजन्स हैं उर्सुला उर्सुला वॉन डेर लेyen को एक तरह से गालियां दे रहे हैं, और भारत के अगेंस्ट एंटी भारत कैंपेन चालू हो चुका है। ये सब अमेरिका के सीआईए समर्थित जो बॉट्स हैं, ये इंसान भी नहीं है, ये सब बॉट्स हैं, ये लोग वो काम कर रहे हैं। एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है अगेंस्ट दिस इंडिया ईयू ट्रेड डील। और जी। इसमें मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका के साथ चाइना, टर्की और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये पांचों मिलके भारत के अगेंस्ट कैंपेन करना चालू करेंगे। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि अमेरिका मे अनाउंस अ ट्रेड डील या टैरिफ रिडक्शन ऑन इंडिया वेरी सुन। ये एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। दिस ट्रेड डील हैज क्रिएटेड रिपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एक तरह से शॉक में हैं सारे लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रेड डील के आयाम जो आए हैं। ट्रेड डील के हुँ, साथ डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि हमारा यूपीआई जो है अभी सिर्फ फ्रांस में चल रहा है, एंटायर ईयू में भी चल सकता है, 27 स्टेट्स में, दिस 27 कंट्रीज में। दिस इज रियली पॉसिबल, एनी टाइम इट कैन हैपन। और एक तरह से ये अगर हो जाता है तो इंडिया का रुपी और यूरो डिनोमिनेटेड ट्रेड जो है, इट विल पोज अ चैलेंज टू डॉलर इन द वेरी शॉर्ट टर्म। ये मेरा उमेश जी, मानना एक एक और सवाल आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जो ईयू इंडिया ये डील है, क्या ये जो ग्लोबल ट्रेड में जो हम यूएस टैरिफ्स और प्रोटेक्शनिज्म के जवाब में एक स्ट्रेटेजिक पिवट मान सकते हैं? है। डेफिनेटली बनेगा, इट विल डेफिनेटली हैपन। क्योंकि आप ये देखिए कि ईयू जो है, एक तरह से उनकी इकोनॉमी जो है एक तरह से आईसीयू में है। भारत हुँ, के साथ ट्रेड डील करने में उनको एक तरह से संजीवनी बूटी मिला है, एंड दे विल बी एंजॉयिंग ऑल द बेनिफिट्स।
ऑफ ट्रेड विद इंडिया। अमेरिका इज लूजिंग टाइम, मैं आपको ये भी बता दें। अमेरिका विल सून कंसिडर टू हैव अ ट्रेड डील विद इंडिया वेरी सून। जैसे मैं बता रहा था कि 2026 के रिपब्लिक डे के फंक्शन पे पहले डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे और शायद क्वाड समिट होने वाली थी, पर अब ऐसा हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो भारत ने उर्सुला वॉन डेर लेyen को बुला लिया और वहां से ट्रेड डील कर ली। और इसके लिए स्कॉट बेसेंट भी रोते हुए नजर आए और वो बोल रहे थे कि हम तो टैरिफ लगा रहे थे, यूरोप ने जाके ट्रेड डील कर ली। दिस इज अ डिफरेंस। हमने एक तरह से कूप कर लिया है। जिस यूरोप को रशिया से पास नहीं आने दे रहा था ये अमेरिका, आप सोचिए कि ये यूक्रेन रशिया वॉर इसी के लिए किया क्योंकि यूरोप जो है इट वाज गेटिंग इंटीग्रेटेड विद रशिया। उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ाया था और फिर बाद में एलएनजी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। उस यूरोप को समझ में आ गया कि इंडिया के साथ ट्रेड डील करने में फायदा है। एक तरह से उनकी जो डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो बच सकती है। इसके लिए उन्होंने किया है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख चुके हैं। आप अब नॉन अमेरिकन नॉन चाइनीज एक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें इंडिया, ईयू और आपको ये भी बता देता हूँ यूएई, इजराइल जैसी कंट्रीज उभरने वाले हैं। सिर्फ इंडिया नहीं रहेगा, इंडोनेशिया भी आ जाएगा थोड़े दिनों में, आप ये देखिए बहुत सारे कंट्रीज आ जाएंगे। तो ये एक और ईयू के साथ साथ और 66 कंट्रीज अटैच्ड हैं, तो वो भी एक यहाँ पर एक पहलू नजर आता है। और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये सिर्फ ट्रेड में सिर्फ नंबर्स और ड्यूटीज की बात नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो साउथ एशिया है उसका इकोनॉमिक बैलेंस शीट और रीजनल जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका फ्यूचर यहाँ से हमें नजर आता है। और इंडिया का जो ग्लोबल स्ट्रेटेजी कार्ड है, भारत ने जो अपना ट्रेड जो फुटप्रिंट है सिर्फ बड़ा नहीं किया है, बल्कि कहना चाहिए कि जो उनके राइवल्स हैं उनके लिए जीतने के मौके भी जो है वो पूरी तरह से रिडिफाइन कर दिए हैं। तो असली सवाल ये है कि क्या इस डील के बाद जो भारत है सिर्फ इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स ही नहीं बल्कि जो साउथ एशिया के डिफॉल्ट ट्रेड लीडर्स हैं वो भी भारत बन पाएगा, ये यहाँ से उसकी शुरुआत होती हुई नजर आती है। वही जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।